हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और 3 वाइटल साइन अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब ब्लड प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। अपन ब्लड प्रेशर क्या होता है और कैसे उसको मेज़र किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और पीछे वाली क्लास मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, देख लेना। और नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। चार्ज रहेगा, थोड़ा मिनिमम सा चार्ज है, अच्छे खासे आपको मटेरियल मिल जाने वाला है, अच्छे खासे परसेंटेज आप बना पाओगे। आपको नोट्स से ही पता चल जाएगा कैसे नोट्स हैं। तो क्लास में वाले नोट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए ब्लड प्रेशर स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है सबसे पहले देखते हैं वो डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। ब्लड द्वारा आर्टीरियल वॉल पर लगाया गया प्रेशर। आर्टरी की वॉल जो होती है ना, एक तो आर्टरी होती है, एक वेन होती है ना। आर्टरी खून ले जाती है, ऑक्सीजन जनरेटेड O2 वाला खून, और वेन क्या करती है, लेके आती है CO2 वाला। तो ये जो आर्टरी है और इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है वो क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर तो लगाएगा। भाई पानी किसी पाइप से बह रहा तो पानी के ऊपर प्रेशर तो पाइप के ऊपर प्रेशर तो लगाता ही वो पानी। तो ये जो खून इसके अंदर जा रहा है आर्टरी के अंदर, ये जो लगाएगा प्रेशर उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, ठीक है। आगे बात करते हैं। जब हार्ट बीट करेगा तो आर्टरीज में ब्लड पंप होगा। जब हार्ट बीट करता है तो आर्टरी के अंदर ब्लड पंप किया जाता है, जो आगे आर्टरी वॉल पर प्रेशर क्रिएट करेगा। इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये देखो सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ से आया, मैंने आपको बताया ना सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो एनाटॉमी फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा तो भी आपको वहाँ से याद होगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जो आर्टरी के ऊपर लगता है, आर्टरी के वॉल के ऊपर जो लगता है, दीवार के ऊपर, आर्टरी की दीवार के ऊपर जो प्रेशर लगता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट से आया है, उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, या फिर उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, है ना। वो एक अपर वाली लिमिट आ जाती है, फिर नीचे वाली लिमिट डायस्टोलिक प्रेशर है वो करने वाला, उसको मेंटेन वो करेगा। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों रखेंगे यहाँ पे अपन। तो बेसिकली ये अपन को डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी इंट्रोडक्शन याद रखना है। जब हार्ट रिलैक्स होगा, मतलब रिलैक्स है बिल्कुल, एंड प्रेशर फॉल होगा तो ये है डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। अब हार्ट रिलैक्स हो गया तो क्या होगा, उसके अंदर ब्लड आएगा। जो वेन ब्लड लाएंगे खराब, जिसको अपन खराब खून बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, उस वाले ब्लड को, खून को जो है वो हार्ट के अंदर लेके आएंगे वापस अपन। तो उससे क्या होगा, प्रेशर गिरेगा, प्रेशर फॉल होगा, तो ये डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के ड्यूरिंग फॉलोइंग रीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जब अपन मेज़र कर रहे होंगे तो उसके दौरान क्या क्या रीडिंग लेंगे उसके बारे में भी बात करने वाले। सबसे पहले तो डायस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग लेने वाले हैं। तो डायस्टोलिक प्रेशर याद होगा, अभी समझाया मैंने आपको। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझो, अगर पुश करेगा अंदर, अपने आप को ऐसे दबाएगा और ब्लड ऊपर जाएगा, है ना, आर्टरी के अंदर ब्लड भेजने वाला है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को आर्टरी में पंप करेगा, तो आर्टरी के इनसाइड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा। तो आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, आर्टरी वॉल के अगेंस्ट ब्लड का प्रेशर जब हार्ट रिलैक्स करेगा एंड ब्लड प्रेशर फॉल होगा। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को mmHg, मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी में मेजर किया जाएगा। तो इसने क्या बोला है, डायस्टोलिक के लिए क्या बोला है, आर्टरी के वॉल के अगेंस्ट, आर्टरी की दीवार के अगेंस्ट कब प्रेशर लगेगा, जब वो हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। समझ रहे हो, इस चीज़ को समझना आप। ये आर्टरी थी, इसके अंदर ब्लड बह रहा था यहाँ पे, ठीक है, ब्लड इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो हार्ट से जब इसने पंप किया कॉन्ट्रैक्ट होके दबा के, तो इस वाले को क्या बोलेंगे अपन, सिस्टोलिक बोलेंगे, क्योंकि ये तेज़ जा रहा है, एकदम फ्लो स्पीड में गया है ये, इसको तो बोलेंगे अपना सिस्टोलिक। अब यही आर्टरी है और हार्ट रिलैक्स कर रहा है। हार्ट रिलैक्स का मतलब ब्लड आ रहा है, वेन ला रही है ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 मिला हुआ ब्लड, वो वापस आ रहा है हार्ट के अंदर, और तो हार्ट क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो इसके अंदर अभी भी कुछ तो प्रेशर बचेगा ना आर्टरी के अंदर। मतलब पहले आर्टरी के अंदर फास्ट प्रेशर था, इस वाले स्टेप में आर्टरी के अंदर प्रेशर तेज़ था जब अपने सिस्टोलिक देखा था। डायस्टोलिक के अंदर अभी भी प्रेशर बचेगा, इसी आर्टरी के अंदर प्रेशर रहेगा, ब्लड रहेगा थोड़ा बहुत, तो उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो हार्ट जब रिलैक्स होगा तो उस कंडीशन में आर्टरी की वॉल पे ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ये रिलैक्स की कंडीशन है और यहाँ पे ब्लड है वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। आर्टरी के अंदर ही बो रहा है, ये वेन के अंदर नहीं हो रहा, ध्यान रखना, वेन नहीं लगा रही, आर्टरी लगा रही है। तो डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में अपन ने बोल दिया है क्या होता है। अब देखो, एंड ब्लड प्रेशर फॉल होगा। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को mmHg, तो ये अपनी यूनिट होती है mmHg में, है ना, ये अपनी क्या है, यूनिट है। देखो ये वाली, ये प्रेशर की यूनिट होती है ब्लड प्रेशर की।
मिलीमीटर ऑफ एचजी में मेजर किया जाएगा। ठीक है जी। अब ब्लड प्रेशर रेंज कैटेगरी, भाई रेंज बताओ अब, हाई, नॉर्मल, हाइपरटेंशन, ये कंडीशन बतानी है अपने को एक एक करके। तो सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। नॉर्मल बीपी में क्या होता है? नॉर्मल बीपी, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से लेस देन हो, मतलब 120 mmHg से कम ही है बीपी, 119 है, 118 है, वो सब रेंज है। तो एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी हार्ट रिलैक्स उस कंडीशन में 80 mmHg हो, तो ये वैल्यू अगर आपने कहीं देखी होगी पहले 120/80 mmHg, अगर ये आपको याद हो कहीं देखी हो बीपी की नॉर्मल रेंज, तो देखना क्या है कि ये तो है सिस्टोलिक, ये है डायस्टोलिक, 80 वाला डायस्टोलिक, 120 वाला सिस्टोलिक है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg, तो इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाएगा, एज ए कंसिडर करेंगे, एज ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाएगा। तो नॉर्मल बीपी में 120 से कम हो और 80 से डायस्टोलिक से कम हो, ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे। तो रेंज है वो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की। एलिवेटेड का मतलब समझते हो? ऊपर नीचे हो जाना किसी चीज़ का। एलिवेट का मतलब वैसे तो ऊपर ही होता है, जैसे शोल्डर एलिवेशन आपने अगर मूवमेंट देखी हो तो शोल्डर को जब ऊपर उठाता है, अपने बोलते हैं ना शोल्डर ऊपर उठाना ऐसे, तो दोनों शोल्डर ऐसे ऊपर उठाते हैं, उसको एलिवेशन बोलते हैं उस मूवमेंट को। तो एलिवेशन में क्या होगा? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 129 mmHg हो एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 mmHg हो, तो ये है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है। अब देखो रेंज बढ़ गई थोड़ी, सिस्टोलिक में थोड़ा सा बढ़ा है, 129 तक कर दिया उसने, एलिवेटेड थोड़ा सा बढ़ गया, एंड डायस्टोलिक में लेस देन 80 mmHg, लेस देन 80 mmHg होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एलिवेटेड। इसको ट्रीट करने के लिए अपने को कोई दवाई वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, मेडिकेशन नहीं चाहिए। लाइफस्टाइल मतलब आम जिंदगी चेंज करके, बैलेंस डाइट खा करके, डाइट अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करके ये नॉर्मल बीपी गेन किया जा सकता है। भाई 9 ही तो बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 9 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बहुत और कम हो गया 80 से मान लो 75 ही हो गया, तो उसको तो नॉर्मल कर सकते हैं ना, दवाई की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, अपने खान पीन से एक्सरसाइज करके कर सकते हैं चीज़ को। तो एलिवेटेड पहला नॉर्मल, दूसरा एलिवेटेड। अब हाइपर टेंशन की स्टेज आती है, हाइपर टेंशन मतलब उसका बीपी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो स्टेज 1 आती है। तो स्टेज 1 में क्या होगा देखो, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 mmHg हो जाए, 80 to 89 और 130 to 139 mmHg, इसके बीच में अगर चल रहा है ब्लड प्रेशर, देन उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 1। देख लो अब ये रेंज यहाँ से हो गई और 80 से 89। ट्रीटमेंट और मेडिकेशन ज़रूरत पड़ेगी भाई, अब ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा, थोड़ा और बढ़ गया इसमें। पेशेंट को इसके अलावा बैलेंस डाइट बोलेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करने को भी कहा जाना चाहिए। तो ये चीज़ें भी साथ में चाहिए होंगी, मेडिकेशन भी चाहिए होगा। अब सेकंड स्टेज आती है हाइपरटेंशन स्टेज 2। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन 140 mmHg और हायर हो, 140 या फिर उससे ऊपर चढ़ रहा है, तो सेकंड स्टेज आ चुकी है अब। एंड डायस्टोलिक बीपी 90 या उससे भी ज़्यादा चली जाए, देखो 90 से ऊपर जा रहा है अभी, तो फिर इस स्टेज को मेडिकेशन रिक्वायरमेंट तो होगी, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, डाइट अच्छी खानी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो इसमें भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है भाई। अब हाइपर टेंशन क्राइसिस आ गया, पूरा क्राइसिस आ गया, मतलब एकदम से गड़बड़ हो चुकी है, हाइपरटेंसिव, पूरा ही बीपी उठ चुका है, ऊपर जा चुका है। कितना ऊपर जा चुका है? अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 mmHg और हायर हो, तो एंड डायस्टोलिक बीपी 120 mmHg या उससे भी ज़्यादा। अब देखो आप, ये जो थी ना, ये अपनी नॉर्मल में 120 थी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर ये नॉर्मल डायस्टोलिक 120 चला गया, कितना हायर हो गया डायस्टोलिक यहाँ पे। यह स्टेज हायर मेडिकेशन अटेंशन, मतलब आईसीयू में जाना पड़ सकता है, आगे ये स्ट्रोक कर सकती है और ब्लड वेसलों को डैमेज कर सकती है, यानी खून की नलियाँ उनको डैमेज कर सकती है, कोज कर सकती है। तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, वो बहुत डेंजर सिचुएशन हो सकती है, तो वेसल तक को डैमेज कर सकती है। उसमें बीपी है वो 180 mmHg तो सिस्टोलिक चला गया और 120 जो है वो डायस्टोलिक आ चुका है, इतना हायर हो चुका है। अब इसी के इफ़ेक्ट क्या होंगे अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ गए, तो उसके इफ़ेक्ट क्या करेंगे? एक तो स्ट्रोक हो सकता है हार्ट के अंदर, है ना, हार्ट फेल होना, स्ट्रोक होना, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, क्योंकि किडनी भी बीपी को रेगुलेट करती है भाई।
तो उस चीज़ को रेगुलेट अगर ढंग से नहीं हो पाया हार्ट रेट, तो फिर किडनी फेल भी हो सकती है और आर्टरी रप्चर हो सकती है, उसकी दीवार रप्चर हो सकती है, क्योंकि बीपी बहुत बढ़ चुकी है पेशेंट में। ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट कैसे करेंगे? ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, पूछा जा सकता है। वाइटल साइन क्या होते हैं बीपी को समझाओ, 20 नंबर में दे दिया। तो उसके बाद में देखो 3 बेसिक मेथड हैं ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के। भाई देखो अब समझते हैं कौन कौन से मेथड है, अपन भी काम में लेते हैं, कौन सा लेते हैं। सबसे पहले है अस्कुल्टेटरी। अस्कुल्टेटरी मेथड होता है, एक ओसिलोमेट्रिक होता है, ओसिलेशन वगैरह आते हैं उससे। एक डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, ट्यूब डालते हैं, कैथेटर टाइप की ट्यूब होती है, और डायरेक्ट हार्ट के प्रेशर को मेजर किया जाता है मैनोमीटर की हेल्प से। मैनोमीटर जो होता है वो प्रेशर को मापने की एक डिवाइस होती है, मैनोमीटर, MANOMETER। तो अस्कुल्टेटरी और ओसिलोमेट्रिक ये 2 अपने इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इनके बारे में। अस्कुल्टेटरी मेथड क्या होता है देखो, इस मेथड में स्टेथोस्कोप एंड ए स्फेगमोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। अस्कुल्टेटरी मेथड में अपन तो एक तो लेंगे स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर हार्ट बीट चेक करता है नॉर्मली, और एक अपन लेंगे स्फेगमोमैनोमीटर जो कि अपनी आर्म के ऊपर बांधा जाता है, कफ जो बांधा जाता है, फिर उसको प्रेस ऐसे हवा भरी जाती है ना, उसको बोलते हैं स्फेगमोमैनोमीटर। तो उससे हवा भरेंगे, उसके मतलब में बीपी मेजर करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि वो जैसे ही अपन वो कफ जो है उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो अपनी आर्टरी वो कंप्रेस हो जाती है, उससे ब्लड प्रेशर रुक जाता है हार्ट के अंदर। आपने देखा होगा तो हाथ में ऐसे नसें फूल जाती हैं जब बीपी लेते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर है वो रुक गया है बिल्कुल, वहाँ पे ब्लड आना ही बंद हो गया उस जगह पे। फिर धीरे धीरे उस वाल को रिलीज करते हैं, फिर मेजर करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं भी पहली पल्स कब आएगी, तो लब डब वाली जो साउंड उसको सुनते हैं, और फिर बीपी मेजर ये हार्ट ये जो हाइपरटेंशन ये इसको मेज़र किया जाता है बीपी को। ठीक है, उसके बाद में देखो ओसिलोमेट्रिक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओसिलोमेट्रिक स्फेगमोमैनोमीटर के कफ प्रेशर के ओसिलेशन से बीपी मेज़र किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे स्फेगमोमैनोमीटर का यूज़ कर रहा है अपन, सिर्फ उसका यूज़ करते हैं और फिर मेज़र करते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड इस मेथड में थिन ट्यूब को, मतलब एक पतली सी ट्यूब लेंगे, उसको डायरेक्टली बॉडी में डाल देंगे, मतलब पेशेंट की बॉडी में डाल के फिर ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाएगा एक्सेस करने के लिए। डायरेक्ट मेथड में इलेक्ट्रॉनिक मैनोमीटर का यूज़ किया जाएगा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैनोमीटर का यूज़ करते हैं अपन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मैनोमीटर मैंने आपको बताया ना, बीपी को प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको मैनोमीटर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कोई और प्रेशर भी मेज़र कर सकता है मैनोमीटर से। फिर आता है अपना एक मेथड अस्कुल्टेटरी मेथड। उसमें क्या होता है देखो, ये देखो आप स्फेगमोमैनोमीटर देखो पहले आप, ये वाला जो डायग्राम है वो स्फेगमोमैनोमीटर का। यहाँ पे एक कफ होता है बलून दिख रहा है जो आपको, इसको कंप्रेस करेंगे, है ना। और इसकी साइड में एक वो होता है कफ होता है, ऐसे करके ऐसे बना होता है, जिससे पेशेंट के चारों हाथ के ऊपर, आर्म के ऊपर लगा देते हैं, ऐसे बांध देते हैं, फिर उसको दबाते हैं, इस वाले को ऐसे कंप्रेस करते हैं, तो हवा बढ़ती है, वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है उस जगह का, फिर मेज़र करता है। तो स्फेगमोमैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए किया जाएगा। तो स्फेगमोमैनोमीटर डिवाइस का यूज़ किसके लिए करते हैं अपन, बीपी को मापने के लिए करते हैं। यह इन्फ्लेटेबल कफ, इन्फ्लेटेबल बल्ब, वॉल एंड मर्करी मैनोमीटर से कंपोज्ड होता है। किस चीज़ से बना होता है, इन्फ्लेटेबल बल्ब, ये इस बल्ब की बात कर रहा है। वॉल ये छोटा सा वॉल लगा, ये खोलेगा लास्ट में प्रेशर के लिए। और मर्क्यूरी मैनोमीटर जो यहाँ लगा होता है, ये मर्करी लगी होती है यहाँ पे, इसके बारे में बात करता है। एक बचा है इन्फ्लेटेबल कप, जहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था ना, एक छोटा सा ऐसा होता है हाथ के ऊपर बांधने का, कपड़े का बना होता है, चारों तरफ से लिपेट के उसको टेप से चिपका देते हैं एक टाइप से, तो वो उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेबल कप। वो फैलता है, इन्फ्लेट होता है वो। तो ये चीज़ें अपने स्फेगमोमैनोमीटर के अंदर होती हैं। क्या होता है, बीपी मेज़र करने वाले डिवाइस है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। बस मेज़रमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो मेज़रमेंट देखो, मेज़रमेंट से 5 मिनट पहले स्मोकिंग और कॉफ़ी ड्रिंक के लिए अवॉइड किया जाए। ये चीज़ें क्या करती है, बीपी को बढ़ा देती हैं चीज़ें, तो इसको बोलेंगे कि वो नहीं करे। कैफ़ीन है वो बढ़ा देता है, कैफ़ीन से, कॉफ़ी से। पेशेंट को बैक सपोर्ट के साथ चेयर पे रिलैक्स बैठने को, ऐसे नहीं बोलेंगे कि आराम से बैठा है ऐसे ही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। एकदम पीछे से हटा देंगे कि पीठ आराम से चिपका के बैठे और रिलैक्स हो जाए बिल्कुल एकदम। उसके फीट अनक्रोस्ड होने चाहिए। फीट अनक्रोस्ड का मतलब समझ रहे हो, कई बंदे ऐसे नहीं बैठते, ऐसे एक पैर ऐसे करके एक पैर ऐसे करके दोनों को आपस में एक्स बना के बैठते हैं पैरों का, तो ऐसे नहीं बैठना, उसको सीधा बैठाना, पैर ऐसे सीधे करने एकदम रिलैक्स कंडीशन में। आर्म को सॉलिड स्टेज पर सरफेस पर फ्लैट प्लेस करना है। अपना जो हाथ है, भुजा है अपनी जो, उसको फ्लैट सरफेस पे सीधा रख देंगे। आर्म का लेवल हार्ट लेवल पर होना चाहिए। आर्म का लेवल अपने जो हार्ट है, हृदय है, उसके लेवल पर आर्म का लेवल यानी हाथ का लेवल रखना है। इन्फ्लेटेबल कफ को पेशेंट के आर्म के अराउंड रैप करना है। मैंने बोला था ना, देखो ये हाथ है,
है ना, यहाँ से एल्बो आ गया, तो इस वाली जगह पे, आर्म वाली जगह पे इसको इन्फ्लेटेबल कफ को लगा देना, चारों तरफ से रैप कर देना है। कफ की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, देखो भाई जो ब्रेंकियल आर्टरी है, ब्रेंकियल आर्टरी यहीं पे होती है एल्बो वाले एरिया में, आर्म में, है ना, आर्म वाले एरिया में। एक्सिलरी आर्म तक जाती है, फिर ब्रेंकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है एल्बो वाली एरिया में जा करके। तो ब्रेंकियल आर्टरी पर होना चाहिए वो कुल मिला के कफ की लोकेशन, जो अपन ने कफ बांधा है उसकी लोकेशन ये होना चाहिए, जो एल्बो की एंटीक्यूबिटल फोसा पे होगी। एंटीक्यूबिटल फोसा समझाता हूँ आपको क्या होती है। देखो ये कोई इंसान है और ये उसका हाथ है पूरा, और यहाँ इसका एल्बो है, तो आपने यहाँ पे गड्ढा सा देखा होगा ना, इसको बोलते हैं एंटीक्यूबिटल फोसा। तो जब वो आर्टरी यहाँ तक आएगी ना, यहाँ तक, जैसे यहाँ से चलिए आर्च ऑफ बोटा से चलिए अपर एक्सट्रीमिटीज़ में सप्लाई करनी है, तो यहाँ तक आएगी तो उसको बोलेंगे एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी क्योंकि एक्सिला वाले एरिया में है एक्सिलरी, और थोड़ा थोड़ा जैसे डाउनवर्ड आएगी तो यहाँ तक आते आते उसको फिर एक्सिलरी आर्टरी में, सॉरी उस ब्रेंकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रेंकियल आर्टरी जो अपन ने यहाँ बताई, देखो ये ब्रेंकियल आर्टरी यहाँ जाके बनती नीचे। तो इसने देखो ये बात बोली ना इसने यहाँ पे कि वो कहाँ आके हो जाएगी, एंटीक्यूबिटल फोसा पे मिलेगी अपने को, ये ब्रेंकियल आर्टरी एल्बो की एंटीक्यूबिटल फोसा। रबर बल्ब को स्क्वीज करके कफ को इन्फ्लेट करना, जो रबर का बल्ब दिखाया था मैंने आपको, कहाँ गया रबर, ये वाला रबर, इसको दबाने, ऐसे दबा दबा के कंप्रेस करके स्क्वीज कर देंगे, और स्क्वीज करेंगे तो जो इन्फ्लेटेबल कफ था वो इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हवा भर रहे हैं। इन्फ्लेटेबल कफ आर्टरी पर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इन्फ्लेटेबल कफ क्या करेगा, आर्टरी है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, वो प्रेशर स्टार्ट कर देगा लगाना, जिससे वहाँ ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाएगा, एंड स्टेथोस्कोप प्लेसमेंट पर कोई साउंड नहीं आएगी। अब देखो ये जो हाथ के ऊपर अपने इन्फ्लेटेबल कफ बांध के इन्फ्लेट तो कर दिया, अब उसको कंप्रेस करेंगे, इन्फ्लेट करके कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद में अपने हाथ का ब्लड सप्लाई है वो पूरा रुक जाएगा नीचे, अब ब्लड आ ही नहीं पाएगा, ना जा पाएगा। तो इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे ब्लड आ जा नहीं रहा, उसके लिए अपन जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप होता है उसको रखेंगे, अपनी जो आर्म है उसके ऊपर स्टेथोस्कोप रखेंगे और चेक करेंगे कि बीपी आ रही है नहीं आ रही। अपने को ऐसी कंडीशन ला देने कि बीपी आना बंद हो जाए, बस सिंपल अपना मेजर। जैसे ही कफ को डीफ्लेट किया जाएगा, मतलब उसके अंदर हवा निकाली जाए, वॉल खोल दिया जाएगा, तो कफ का प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई प्रेशर तो रिलीज होगा कफ को खोलने के बाद में, एंड ब्लड का टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट होगा। टर्बुलेंट का मतलब समझते हो, एकदम से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इतनी देर से ब्लड रुका पड़ा था, अब एकदम से स्टार्ट होगा, तो टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा आर्टरी के अंदर। ब्लड फ्लो स्टार्ट होने पर फर्स्ट पल्सेटिंग साउंड स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनी जाएगी, हियर करी जाएगी, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की होगी। अब अपन ने जैसे प्रेशर रिलीज किया, तो प्रेशर रिलीज करते ही अपना जो पल्सेटिंग साउंड है वो आएगा, है ना, पल्स की साउंड आने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाएगा, अपन सुनेंगे उसको। वो किसकी साउंड होगी, स्टेथोस्कोप की सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की साउंड होगी, पहली साउंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, है ना, जो 120 वाला था ना, 120 देख के आए थे, उसकी बात कर रहा है सिस्टोलिक की। जैसे जैसे मोर प्रेशर कंस्टेंटली रिलीज किया जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर पर रिलीज करते जाएंगे, तो ब्लड का टर्बुलेंस फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, अब रुक जाएगा। अब टर्बुलेंस तो रुक गया, अब नॉर्मल हो गया कंडीशन, ये डायस्टोलिक आ जाएगा, तो प्रेशर को इंडिकेट करेगा और उसमें कोई साउंड नहीं आएगा। तो अपने एकदम से फ्लो स्टार्ट किया, मैं वॉल को खोला और प्रेशर रिलीज किया, तो एकदम से फ्लो आया वहाँ पे। अब एकदम से आया तो उसको तो नाप लिया अपन ने सिस्टोलिक से, अब और खोलेंगे धीरे धीरे, तो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा पूरा, और टर्बुलेंस जो एकदम से फ्लो आया था वो धीरे धीरे बंद हो गया, एकदम नॉर्मल हो गई कंडीशन। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने के बाद में कोई साउंड नहीं आएगा, समझ रहे हो आप, साउंड नहीं आएगा, अब साउंड बंद हो जाएगा, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। मल्टीपल रीडिंग लिए जाने के बाद में डेट एंड टाइम के साथ नोट कर दिया जाएगा, मतलब एक रीडिंग ले लेंगे, बहुत सारी रीडिंग लेने के बाद में डेट एंड टाइम के साथ उसको नोट कर देंगे। अब स्पेसिफिक कंडीशन है ब्लड प्रेशर की, क्या क्या कंडीशन हो सकती है बीपी की, देखो भाई, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, समझो इसको, हाइपोटेंशन, एक हाइपरटेंशन होता है, एक हाइपोटेंशन होता है, तो हाइपोटेंशन में लो हो जाता है, भी कहा जाएगा जब ब्लड प्रेशर लेस देन 90-60 mmHg हो जाए, तो ये कंडीशन जो है वो लो ब्लड प्रेशर कहलाएगी। अगर 90, 120 से 90 आ गया, 80 से 60 आ गया, इतनी कंडीशन होगी ये लो, तो इसको बोलेंगे फिर लो ब्लड प्रेशर कंडीशन। लो बीपी में ऑल वाइटल ऑर्गन इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिसीव नहीं कर पाएंगे। भाई वाइटल ऑर्गन जो होंगे वो इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे इस कंडीशन में, अगर बीपी लो है तो इस कंडीशन में वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, है ना, क्योंकि बहुत कम हो रखा ब्लड प्रेशर, और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएंगे प्रॉपर उनको।
दस ऑल ऑर्गन नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे और डैमेज हो जाएंगे। भाई अब फंक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही, ब्लड प्रेशर कम है, बीपी कम हो रखा है पेशेंट का, तो फिर फंक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे। वाइटल ऑर्गन में ब्रेन वगैरह को आते हैं, ब्रेन वगैरह आगे आ रहे हैं, लंग्स वगैरह आ गए, तो इनको वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर, क्या क्या सिम्टम होंगे? डिजीनेस, थकान सी, फटीक, थकान, डिजीनेस, आलसपन हो गया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब बंदा कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, कोई बात बता रहे हैं सुन ही नहीं पा रहा है ना, उसका ध्यान ही नहीं है, वो इसलिए ध्यान नहीं होता क्योंकि उसकी बीपी कम चल रही है। अभी ब्लर विजन, उसको धुंधला दिखाई दे रहा है। लो ब्लड प्रेशर के इफेक्ट में कन्फ्यूजन हो सकता है, कोल्ड एंड पल्स, पेल स्किन हो सकती है, ठंड लगेगी उसको, है ना, पेल स्किन हो जाएगी, सेलो ब्रीदिंग भी, श्वास भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। रीनल परफ्यूजन हो सकता है जो रीनल फेलियर भी कोज करवा सकता है, तो रीनल भी फेल हो सकता है, रीनल सिस्टम, किडनी फेल वगैरह कंडीशन आ सकती है। ब्रेन परफ्यूजन हो सकता है जो कोमा में और शोक को कोज करेगा, तो ब्रेन परफ्यूजन जो कि क्या करेगा, कोमा और शोक की कंडीशन क्रिएट कर देगा। अब आता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर? देखो हाइपरटेंशन भी कहा जाता है ना, उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाई बीपी ब्लड वेसल को डैमेज कर सकती है क्योंकि ब्लड बह रहा है, ये अपनी जो है, ये अपनी वो है, क्या बोलते हैं, आर्टरी है, जैसे आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड बह रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ब्लड सारा का सारा। अगर बीपी हाई हो गया तो ये इसको इसकी वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं लगाएगा साइड में, तो इसको डैमेज कर देगा ना, फाड़ सकता है इसको, तो ये काम कर सकता है। फिर वो हायर बीपी में वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, इसमें भी डैमेज हो सकते हैं, हायर में भी। सिम्टम क्या है? हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, थकान, है ना, आलस हो सकता है, सिर दर्द कर सकता है, ब्लड, नाक से खून बहना, कंसंट्रेशन कम होना, सेम कंडीशन, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, ये सब कंडीशन हो सकती है। सिम्टम इफेक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, सिम्टम स्ट्रोक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम बता रहा है क्या क्या हो सकता है। फिर स्ट्रोक पड़ सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, आर्टियल वॉल डाइसेक्शन, मतलब आर्टरी की वॉल जो है वो फट सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, पल्मोनरी एडेमा हो सकता है, सडन इम्पेयर्ड ऑफ हार्ट पंपिंग वो अचानक से रुक सकता है, ब्रीद है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, एन्यूरिज्म हो सकता है। तो इतनी कंडीशन अपनी हो सकती हैं, सिम्टम्स में आते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो ये अपन रेस्पिरेशन रेट देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, बीपी देख लिया, पल्स देख लिया। अब आता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 5 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो बेसिक सा ये वो समझा दूंगा मैं 5 में आपको, तो वो देख लेना नेक्स्ट क्लास आप। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स चाहिए तो करना कॉन्टैक्ट आप, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, प्लेलिस्ट देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।